नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था वहां पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर वो मरीज जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के होते हैं या वो मरीज जिनका ज्यादातर जो है गैस्ट्रिक सर्जरी का कहीं काम रहता है, उन मरीजों में पोस्ट सर्जिकल वुंड की हीलिंग के लिए और वहां पे कैलोरी की नीड को फुलफिलमेंट करने के लिए पेरेंट्रल न्यूट्रिशन तरीका काम में लेते हैं, क्योंकि उन मरीजों में काफी लंबे समय तक अच्छे से एंट्रल न्यूट्रिशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन को टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, जिसमें इंट्रावीनस रूट से हम मरीज को न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा हम कुछ क्वेश्चन जो है वो हर्निया की सर्जरी के बारे में, इन्ग्वाइलर हर्निया की सर्जरी के बारे में पढ़ेंगे। ए क्लाइंट विद इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज, इंटेस्टाइन की एक बीमारी है जिसमें बोवल जो है वो इन्फ्लाम्ड हो गई है, इज रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, उसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द क्लाइंट्स टीपीएन सॉल्यूशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन, इज मोस्ट लाइकली टू बी, मरीज आईबीडी का पेरेंटल न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है तो सवाल ने पूछा है कि जो पेरेंटल न्यूट्रिशन हम मरीज को दे रहे हैं उसका सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्या कंटेंट करता है वो। पहला है एन आइसोटोनिक डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, आइसोटोनिक टाइप का एक डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक टाइप का डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक टाइप का डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है या कोलोइडल डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का मरीज कंटेंट आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या कोलोइडल। वेरी गुड, मैक्सिमम जो है लोगों ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है और उन्होंने ये बोला है कि ये किस तरह का सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। हाइपर मतलब ज्यादा, टोनिक मतलब टोन, इसकी टोन ज्यादा है, टोन ज्यादा है मतलब डेक्सट्रोज की या ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होती है। देखिएगा, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें कंसंट्रेशन जो डेक्सट्रोज की है वो ज्यादा होती है, उसकी वजह से टोनिसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक ग्लूकोज सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपरटोनिक ग्लूकोज सॉल्यूशन बेसिकली हमारी बॉडी की कैलोरी की डिमांड जो है उसको फुलफिलमेंट करता है और फ्लूइड वॉल्यूम को ओवरलोड ज्यादातर नहीं होने देता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को रिस्क पे नहीं रखता है इस बात के लिए, तब तक कि जब तक कि हम उसको सही तरीके से दें। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ए ऑप्शन में आइसोटोनिक और सी ऑप्शन में हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होती है वो इनफ अमाउंट के अंदर कैलोरी नहीं दे पाते हैं और बॉडी की मेटाबॉलिक नीड को फुलफिलमेंट नहीं करते हैं। डी ऑप्शन जो है वहां पे दिया हुआ है कोलोइडल एक्सपांडर। तो कोलोइडल एक्सपांडर और ब्लड प्रोडक्ट जो होते हैं वो वॉल्यूम को तो बढ़ाते हैं लेकिन बॉडी की कैलोरी और मेटाबॉलिक नीड को फुलफिलमेंट नहीं कर सकते। हमारा हमारा यहाँ पे बेसिक चीज है कि न्यूट्रिशन नीड को फुलफिलमेंट करना। तो ज्यादातर कौन सा सॉल्यूशन काम में लेते हैं, हाइपरटोनिक। तो ए, सी और डी जो है यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, बी जो है वो करेक्ट आंसर है, इट्स हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। नेक्स्ट है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज ऑर्डर्ड फॉर ए क्लाइंट विद क्रॉन्स डिजीज while administering the total parental solution. It is important for the nurse to remember that total parental solution are used to, क्रॉन्स डिजीज का मरीज है और वी आर गोइंग टू एडमिनिस्ट्रिंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, उस समय हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए और ये हमें याद रखना चाहिए कि ये सॉल्यूशन यूज किया जाता है। तो बेसिक मीन है कि इसके यूज करने का गोल या पर्पज क्या है। पहला है, इसको यूज करने का गोल है इंक्रीज सेल न्यूट्रिशन, सेल के न्यूट्रिशन को बढ़ाना। ट्रीट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का ट्रीटमेंट करना। प्रोवाइड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन देना बॉडी को। और रिवर्स ए पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को रिवर्स करने का काम करना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन? इंक्रीज सेल न्यूट्रिशन, ट्रीट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, प्रोवाइड हाइड्रेशन और रिवर्स ए पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, वेरी गुड, डेफिनेटली इट्स ए। विच इज द करेक्ट आंसर? इट्स ए। क्या है ये? इंक्रीज सेल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का बेसिकली गोल रहता है कि बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिलमेंट करता है और सेल का न्यूट्रिशन जो है उसको फुलफिलमेंट करेगा। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है और हर सेल की न्यूट्रिशन नीड जो है वो इंक्रीज होती है अगर हम ये सॉल्यूशन देते हैं तो। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कभी भी एसिडोसिस को ट्रीट नहीं करता है, ये कीटो एसिडोसिस कर सकता है जब इसको देते हैं तो, क्योंकि बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया रहता है तो बॉडी में चांसेज होते हैं कीटो एसिडोसिस होने के, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं करता है।
टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो हाइपरटोनिक टाइप का रहता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है डेक्सट्रोज फॉर्म के अंदर रहती है, एमाइनो एसिड फॉर्म में प्रोटीन रहता है और फैट इमल्सन फॉर्म में रहती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट और ट्रेस एलिमेंट्स वहां पे और विटामिन पाए जाते हैं इसके अंदर। तो ये सारी बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिलमेंट करते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कभी भी हाइड्रेशन को ट्रीट करने में काम में नहीं लेते हैं। अगर आप मरीज डिहाइड्रेटेड है तो उसको जो है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन नहीं दिया जाएगा। और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बनाते हैं, उसको रिवर्स नहीं करते हैं। रिवर्स करने का मतलब होता है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस बनाना। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है, सी जो है वो भी गलत है, और डी जो कह रहा है रिवर्स पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, रिवर्स का मतलब उल्टा। तो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को उल्टा करता है, ये नहीं है, ये सीधा करता है। द मीनिंग इज दैट ये नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस को उल्टा करके उसको पॉजिटिव बना देता है। तो बी, सी और डी यहाँ पे रॉन्ग है, ए करेक्ट आंसर है, इट इंक्रीज सेल न्यूट्रिशन। सवाल है आइडेंटिफाई द इमेज विच इज गिवन बिलो एंड दिस इज द इमेज विच इज आल्सो रिलेटेड टू द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, व्हाट इट इज? वेरी गुड, मैक्सिमम पर्सन इस इमेज से बहुत अच्छे से वाकिफ है और उनका कहना है कि ये इमेज है सेंट्रल लाइन। किस चीज का इमेज है ये? सेंट्रल लाइन। और अगर आपने बोल दिया कि ये सेंट्रल लाइन का इमेज है तो मेरी क्या हिमाकत मैं इसको गलत कर सकूं? बिल्कुल ये सेंट्रल लाइन की इमेज ही है, जो कि सेंट्रल वैन के अंदर डाली हुई है। इंटरनल जुगुलर वैन और सब क्लेवियन वैन उसको यूज करते हैं और सेंट्रल लाइन यहाँ पे डाली जाती है। सेंट्रल लाइन जो है वो पेरिफेरल लाइन की तरह ही होती है, लेकिन पेरिफेरल लाइन नहीं होती है क्योंकि ये सेंटर में लगी होती है। सेंट्रल लाइन तब यूज करते हैं जब हमें हाइपरटोनिक टाइप के सॉल्यूशन देने होते हैं, और इसका बड़ा इंडिकेशन यहाँ पे है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। जिस मरीज को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाएगा उस मरीज में हमें सेंट्रल लाइन काम में लेना पड़ेगा। तो सेंट्रल लाइन लगा के ही इससे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिए जा सकते हैं। सेंट्रल एरिया में लगने वाली लाइन है सेंट्रल लाइन, इसको कहते हैं। डिफरेंट टाइप के इसके पोर्ट रहते हैं और सेंट्रल लाइन फंडामेंटल एक पूरा टॉपिक है। जब हम फंडामेंटल की एमसीक्यू पढ़ेंगे तब इसकी एमसीक्यू भी हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, इमेज को याद रखना है, और ये सेंट्रल लाइन का इमेज है। अगला है द नर्स वुड रेगुलरली असेस ए क्लाइंट्स एबिलिटी टू मेटाबोलाइज द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन एडिक्वेटली बाय मॉनिटरिंग द क्लाइंट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग साइन। रेगुलरली हम असेस करें एक मरीज की एबिलिटी, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के मेटाबोलाइज होने की एबिलिटी। जब हम उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आप किस चीज को, किस साइन को जो है मॉनिटरिंग करेंगे? वहां पे सबसे बेसिक साइन क्या रहेगा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते समय असेसमेंट के दौरान? सबसे पहला है आप टेकिकार्डिया के लिए यहाँ पे असेस करेंगे। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है आप हाइपरटेंशन के लिए असेस करेंगे। तीसरा दिया हुआ है आप यहाँ पे एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लिए असेस करेंगे। चौथा दिया हुआ है आप वहां पे हाइपरग्लाइसीमिया के लिए असेस करेंगे। वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल ने बोला सर ये तो डी है हाइपरग्लाइसीमिया, और हमारी क्या हिमाकत की गलत करें। आप बिल्कुल सही है, हाइपरग्लाइसीमिया। डेक्सट्रोज सॉल्यूशन दे रहे हैं, हाइपरटोनिक टाइप का ग्लूकोज है, तो डेफिनेटली बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा और कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपरग्लाइसीमिया। इसलिए जिस मरीज को भी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं उसके डेक्सट्रोज सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करते हैं इंसुलिन से, ताकि हाइपरग्लाइसीमिया ना रहे। हर ओवरली और टू ओवरली ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग करना होता है ना। ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो मॉनिटरिंग करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन होता है और सवाल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो रेगुलर ग्लूकोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए जब मरीज को पेरेंटल न्यूट्रिशन हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं। पेरेंटल न्यूट्रिशन जो होता है उसमें मरीज को हमेशा ग्लूकोज का मॉनिटरिंग करेंगे तो शुगर लेवल चेक करेंगे। स्मॉल अमाउंट का इंसुलिन जो है वो भी हम वहां पे देते हैं जब ग्लूकोज ज्यादा आता है, ताकि मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो और ग्लूकोज बॉडी में काम में आए। मरीज जो है उसको हाइपोग्लाइसीमिया के लिए भी मॉनिटर करना होता है, क्योंकि आप इंसुलिन दे रहे हैं तो हो सकता है उसको हाइपो भी हो जाए, है ना। वो तब जब इंसुलिन की ओवर प्रोडक्शन होने लग जाए, जब ज्यादा ग्लूकोज बॉडी में जाता है तो बॉडी कभी कभी पेनक्रियास से बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर देती है और उसकी वजह से मरीज हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकता है। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि टीपीएन से क्या होता है तो जवाब हाइपरग्लाइसीमिया होना चाहिए, हाइपो मत कर देना, क्योंकि टीपीएन तो डेक्सट्रोज है, तो डेक्सट्रोज देंगे तो हाइपर होगा। हाँ, बॉडी अगर कंपनसेट करे तो हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, ये हम कह रहे हैं। ऑप्शन ए और बी जो है जिसमें टेकिकार्डिया और हाइपरटेंशन दिया हुआ है वो यहाँ पे जो है इस सॉल्यूशन से पेरेंटल न्यूट्रिशन से होने की संभावनाएं नहीं है डायरेक्टली।
है ना। हालांकि इनडायरेक्टली वॉल्यूम ओवरलोड हो जाए तो संभावना है, पर डायरेक्टली कोई संभावना नहीं बनती है। और एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो रीनल फंक्शन या रीनल स्टेटस को इंडिकेट करता है। तो अगर किडनी गड़बड़ है तब वो बढ़ेगा, उसका सीधा संबंध इससे नहीं है। तो ए, बी और सी जो है वो प्राइमरी असेसमेंट नहीं है। डी हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो पहला साइन मिलेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करके इसका पता लगाया जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग स्केल हम यहाँ पे इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जिसमें 150 तक तो नॉर्मली नहीं देना होता है। 150 टू 200 जो है 2 यूनिट, 2 टू 250 4 यूनिट, 250 टू 300 6 यूनिट, 3 टू 350 8 यूनिट, और 350 टू 400 लगभग 10 यूनिट्स, और मोर देन 400 आता है तो वहां पे इंसुलिन इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का स्लाइडिंग स्केल वहां पे रहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड द नर्स इंक्लूड इन द क्लाइंट्स केयर प्लान टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू ए सेंट्रल लाइन। अभी हमने बोला कि सेंट्रल लाइन लगानी पड़ेगी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देने के लिए। तो जब आप सेंट्रल लाइन लगा के टीपीएन दे रहे हैं तो क्या प्लान है, क्या कॉम्प्लिकेशन आप प्रिवेंट करना चाहते हैं टीपीएन के साथ में सेंट्रल लाइन से? मतलब एक मरीज है जिसको आप टीपीएन दे रहे हैं, तो किससे दे रहे हैं? सेंट्रल लाइन से। तो टीपीएन को सेंट्रल लाइन से देके आप टीपीएन से होने वाले किस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए मैं सेंट्रल लाइन काम में लूंगा? पहला ऑप्शन है, यूज ए क्लीन टेक्निक फॉर ऑल ड्रेसिंग चेंजेस, टेप ऑल कनेक्शन ऑफ द सिस्टम, एनकरेज बेड रेस्ट, और कवर द इंसर्जन साइट विद ए मॉइस्चर प्रूफ ड्रेसिंग। क्या चीज आपने काम में लेके कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है जब सेंट्रल लाइन से टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है? सेंट्रल लाइन से टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते समय दो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वहां पे, दो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, इन्फेक्शन और एयर एम्बोलिज्म। दो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, इन्फेक्शन और एयर एम्बोलिज्म। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ such type of complication or to prevent these complication we have to carried out strict aseptic technique। जब ड्रेसिंग चेंज करते हैं उस समय और इंसर्जन साइट जो रहती है उसको जो है ड्रेसिंग करके स्टिक एसेप्टिक टेक्निक जो है वो काम में लेना चाहिए, जिसकी वजह से मरीज को इन्फेक्शन और एयर एम्बोलिज्म होने की संभावनाएं जो है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में ऑप्शन बी जो है उसमें लिखा हुआ है टेप ऑल कनेक्शन ऑफ दिस सिस्टम। सिस्टम के सारे कनेक्शन को टेप कर देंगे, जिसकी वजह से कवर रहेंगे, टैप रहेंगे मतलब कवर रहेंगे, और अगर वो कवर रहेंगे तो वहां पे इंफेक्शन होने की संभावनाएं और एयर एम्बोलिज्म के बनने की संभावनाएं जो है वो क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वहां पे टेक्निक है जिसके द्वारा हम कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एयर ऑक्लूसिव ड्रेसिंग काम में लेके कवर करके रखते हैं पूरे कनेक्शन सिस्टम को। इसके अलावा जो है एम्बुलेशन और एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो है वो मरीज की एनकरेज करेंगे, लिमिट नहीं करेंगे जब हम मरीज को टीपीएन दे रहे हैं, है ना। तो क्लीन टेक्निक पहला ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्लीन नहीं स्टिक एसेप्टिक टेक्निक काम में लेनी है, इसलिए गलत है। एनकरेज करेंगे बेड रेस्ट को, ये नहीं है, एम्बुलेशन को एनकरेज करना है। और कवर करेंगे इंसर्जन साइट को विद मॉइस्चर प्रूफ ड्रेसिंग, ये गलत है। एयर ऑक्लूसिव ड्रेसिंग करते हैं, मॉइस्चर प्रूफ ड्रेसिंग नहीं करते। एयर ऑक्लूसिव ड्रेसिंग जो है उसका फायदा है कि वहां पे एयर एम्बोलिज्म के बनने की संभावना मिनिमाइज हो जाती है। डेफिनेटली इसका अलग से एक ड्रेसिंग मटेरियल आता है और वो एयर ऑक्लूसिव ड्रेसिंग होता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, टेप ऑल कनेक्शन ऑफ द सिस्टम। The client's total parental nutrition fluid is being administered through a central IV tubing. Which complication can occur if the tubing become disconnected? TPN fluid दे रहे हैं सेंट्रल आईवी ट्यूबिंग से, कौन सा कॉम्प्लिकेशन हुआ जो ट्यूबिंग जो है डिस्कनेक्ट होने की वजह से, कौन सा कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है वहां पे ट्यूबिंग के डिस्कनेक्ट होने की वजह से? फ्लेबाइटिस, न्यूमोथोरैक्स, हेमरेज और एयर एम्बोलस। फ्लेबाइटिस, न्यूमोथोरैक्स, हेमरेज और एयर एम्बोलस। वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। द आंसर इज डी, दैट इज एयर एम्बोलस। अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो एयर की एंट्री हो जाएगी और उसकी वजह से क्या बन जाएगा? एयर एम्बोलस। एयर एम्बोलस जो है वो इंट्रावेनस ट्यूबिंग में डिस्कनेक्ट होने की वजह से बनना एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ट्यूब जब डिस्कनेक्ट हो जाती है तो केयरफुली हमें उसको सिक्योर करना होता है,
और प्रिवेंट करना होता है ट्यूब को सेपरेट होने से और डिस्कनेक्ट होने से। तो जब हम लगा रहे हैं ट्यूबिंग को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत केयरफुली उसको कनेक्ट करना होता है। मरीज जो है उसको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि डीप ब्रेथ करके होल्ड कर ले अगर वहां पे ट्यूब जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, ताकि एयर एम्बुलेंस को क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। ये मैनेजमेंट है। अगर वो डिस्कनेक्ट हो गई है तो टेक ए डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट, ताकि एयर एम्बुलेंस ना बने, है ना। एक ऑप्शन दिया हुआ है फ्लेबाइटिस। तो फ्लेबाइटिस जो है वो इरिटेशन की वजह से होता है, हाइपरटोनिक इन्फ्यूजन से, डिस्कनेक्शन की वजह से नहीं होता। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो देते हैं तो वैन को इरिटेट करता है तो उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। न्यूमोथोरेक्स और हेमरेज जो है वो कॉम्प्लिकेशन है कैथेटर के प्लेसमेंट से संबंधित। जो हम ट्यूब डाल रहे हैं सेंट्रल लाइन, उसके डालते समय न्यूमोथोरेक्स और हेमरेज होने की संभावना होती है। तो इसका संबंध भी जो है वहां पे कॉम्प्लिकेशन जो है, इसका संबंध जो है वो उस लाइन से डिस्कनेक्शन से नहीं है। तो ए बी और सी यहाँ पे गलत है, डी करेक्ट आंसर है, एयर एम्बुलेंस। Again, identify the image which is given below, and this is the image. One is Cullen sign और one is Grace Turner sign. आपको ये बताना है कि ये जो दोनों तरह के साइन यहाँ पे दिए हुए हैं, इन दोनों साइन का क्या महत्व है, ये किस चीज के अंदर देखने को मिलते हैं। दो साइन यहाँ पे है, वन इज कुलेन साइन एंड टर्नर साइन। कुलेन मैं इन दोनों के साइन के बारे में बता देता हूँ। वैसे आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं कि ये पैनक्रियाटाइटिस से संबंधित साइन होते हैं। कुलेन साइन जो है एक हेमरेजिक डिस्कलरेशन है अम्बिलिकल एरिया का। आप देख रहे हो कि ये जो एरिया है ये अम्बिलिकल एरिया है, और इस अम्बिलिकल एरिया के अंदर ये एरिया अम्बिलिकल एरिया है, और यहाँ पे ये हेमरेजिक डिस्कलरेशन है अम्बिलिकल एरिया में, और इसका रीजन होता है इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज, और जिसके बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। और ये जो साइन जो है वो बेसिकली पेनिकुलाइटिस, हेमरेजिक पेनिकुलाइटिस के बारे में बताता है, और इस एरिया के अंदर जो है हेमरेज की वजह से ये देखने को मिलता है, और इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज को इंडिकेट करता है। दूसरा साइन जो ग्रे टर्नर साइन यहाँ पे दिया हुआ है, ये डिस्कलरेशन है फ्लैंक एरिया का। फ्लैंक एरिया मतलब जहाँ किडनी पाई जाती है, ये फ्लैंक एरिया के अंदर डिस्कलरेशन है, और यहाँ पे ये हेमरेजिक डिस्कलरेशन जो है वो इंडिकेट करता है एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रियाटाइटिस को, एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रियाटाइटिस को। तो बेसिकली कुलेन साइन और ग्रे टर्नर साइन जो होते हैं वो हेमरेजिक ब्लीडिंग है। अगर कुलेन है तो पैराअम्बलाइकल एरिया के अंदर है, और अगर वो ग्रे टर्नर है तो फ्लैंक एरिया के अंदर है। ये दो तरीके अलग अलग जगह पे है। ज्यादातर ये एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस और हेमरेजिक पेनक्रियाटाइटिस के अंदर देखने को मिलते हैं। Which of the following side effect would the nurse expect the client to exhibit in the event of too rapid an infusion of total parental nutrition solution? अगर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन जो है उसको टू रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन हमने कर दिया, तो उसकी वजह से कौन सा क्लिनिकल साइन आप एक्सपेक्ट करते हो कि मरीज के अंदर देखने को मिलेगा जब आपने टीपीएन जो है उसको रैपिडली इन्फ्यूज कर दिया किसी पेशेंट के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस बन जाएगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, या हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। टू रैपिड इन्फ्यूजन हमेशा क्या करता है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, इट्स कॉजेज सर्कुलेटरी ओवरलोड। अगर अपन बहुत तेजी से बहुत स्पीड से टीपीएन इन्फ्यूज करते हैं तो उसकी वजह से सर्कुलेटरी ओवरलोड वहां पे होने की पूरी संभावना है। क्लाइंट जो है उसको हमेशा केयरफुली असेस करेंगे कि उसको एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम तो नहीं हो गया है। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस जो होता है वो डिप्लेट हो जाएगा इंडिविजुअल के अंदर जब हम उसको इतना रैपिडली देंगे, तो वो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की संभावना रहती है ना। तो टीपीएन जब एक्सेस हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा, इसलिए ए आंसर गलत है। जब टीपीएन हम टू रैपिडली एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो मरीज को एक्सेसिव डेक्सट्रोज मिलेगा, तो उसमें हाइपरग्लाइसीमिया होने की संभावना है, हाइपो नहीं होगा, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। तो क्लाइंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हाइपरकैलेमिया होने की संभावना है, लेकिन हाइपोकैलेमिया नहीं होता है। तो सी और डी जो हाइपो और हाइपोकैलेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोकैलेमिया वो गलत है, उसकी जगह हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरकैलेमिया हो सकता है। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस की जगह पॉजिटिव हो सकता है, तो इसलिए ए सी डी यहाँ पे गलत है। सर्कुलेटरी ओवरलोड बिल्कुल सही आंसर है, एक्सेस और ज्यादा स्पीड से इन्फ्यूजन करने पे। A client has just had a inguinal herniorrhaphy
है ना। ये इनग्वाइनल हर्निया जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीपीएन के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने पढ़ लिए। तो इनग्वाइनल हर्नियोरेपी मरीज का हुआ है, इनग्वाइनल हर्निया का सर्जिकल करेक्शन है हर्नियोरेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर हिज केयर, उसकी केयर के अंदर कौन सा इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट है। पहला है हम हेल्प करेंगे क्लाइंट को टर्न करें, कफ करें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें हर 2 घंटे में। दूसरा हम अप्लाई करेंगे आइस बैग उसके स्क्रोटम वाले एरिया में। तीसरा हम अप्लाई करेंगे ट्रस बिफोर द क्लाइंट्स एम्बुलेट, एम्बुलेट से पहले उसमें ट्रस अप्लाई करेंगे। और चौथा हम मेंटेन करेंगे क्लाइंट को हाई फाउलर पोजीशन में, जब वो बेड के अंदर है तो हाई फाउलर पोजीशन देंगे। व्हाट इज द करेक्ट वन। वहां पे आप क्या करेंगे, आप मरीज को टर्न, डीप ब्रेथ और कफिंग एक्सरसाइज कराएंगे, है ना। आप वहां पे जो है मरीज का आइस का फर्मेंटेशन एप्लीकेशन करेंगे स्क्रोटम पे। आप ट्रस जो एक तरह का सपोर्ट है सर्जरी के बाद में, वो अप्लाई करके मरीज को एम्बुलेट करेंगे। और आप वहां पे मरीज में सेमी फाउलर हाई फाउलर पोजीशन देंगे बेड के अंदर। बिल्कुल, कुछ ही लोग सही जगह पे पहुंच पाए हैं और द आंसर इज बी, है ना। वेरी फ्यू पीपल बट दे आंसर करेक्टली। अप्लाई करेंगे हम आइस बैग स्क्रोटम के ऊपर। नाउ आइस बैग जो होगा वो हेल्प करेगा पेन और एडिमा को कम करने में। तो आइस अप्लाई करेंगे स्क्रोटम पे पोस्ट सर्जिकल। हम मरीज को एनकरेज नहीं करेंगे टर्न डीप ब्रेथ, टर्न डीप ब्रेथ तो करवा सकते हैं लेकिन कफिंग एक और दिया हुआ है जो कभी भी एनकरेज नहीं है। 3 चीजें हैं, टर्न, कफ एंड डीप ब्रेथ। तो टर्निंग और डीप ब्रीदिंग फिर भी अलाउ है, पर कफिंग जो है हर 2 घंटे में नहीं करा सकते क्योंकि इससे सर्जिकल एरिया में स्ट्रेनिंग होता है, जोर पड़ता है और इससे सर्जरी के फ्लॉप होने की संभावना है। ट्रस्ट जो कि एक तरह का सपोर्ट है उसकी नीड नहीं है सर्जरी के बाद में, इसलिए ये गलत है। और मरीज को हाई फाउलर पोजीशन में रखने की कोई जरूरत नहीं है, सेमी फाउलर में रखा जा सकता है। तो ए, सी और डी यहाँ पे गलत है, बी एकदम करेक्ट आंसर है। आफ्टर एन इनग्वाइनल herniorrhapy, the nurse should evaluate the clients carefully for which of the following likely complication। इनग्वाइनल हर्निया के बाद में, ऑपरेशन के बाद में किस कॉम्प्लिकेशन के लिए आपको असेस करना है मरीज को। हाइपोस्टेटिक निमोनिया हो सकता है, डीवीटी डीप एंड थ्रोम्बोसिस बन सकता है, पैरालाइटिक इलियस हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। कौन से कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। आपने कभी सर्जिकल यूनिट में काम किया है, हर्निया का पेशेंट आने के बाद में कॉमनली कॉम्प्लिकेशन उसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जिसके लिए आप केयरफुली उसको असेस करें। देखिएगा ये भी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है एंड द आंसर इज, बहुत सारे लोग डीवीटी करा रहे हैं, कोई निमोनिया, कोई पैरालाइटिक इलियस करा रहे हैं, जीआई सर्जरी में होता है ये। और हर्निया, इनग्वाइनल हर्निया जो है पेल्विक एरिया के अंदर होता है। तो ज्यादातर मरीजों में वहां पे यूरिनरी सिस्टम होता है पेल्विक एरिया के अंदर, उसके रिटेंशन, यूरिन के रिटेंशन, ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इनग्वाइनल हर्निया के रिपेयर के बाद में कि मरीज वॉइड नहीं कर पाता है, और स्पेशली मेल, है ना। और हर्निया ज्यादातर इनग्वाइनल हर्निया मेल पेशेंट में होता है तो वो वॉइड नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हमें मरीज को केयरफुली यूरिनरी रिटेंशन के लिए इवेलुएट करें कि उसने वॉइड किया या नहीं किया, यूरिन रिटेन तो नहीं हुआ। हाइपोस्टेटिक निमोनिया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पैरालाइटिक इलियस जो होते हैं वो ज्यादातर जो है पोटेंशियल पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम रहती है किसी भी सर्जरी के बाद में, लेकिन ये इनग्वाइनल हर्निया के बाद में वो ये नहीं है। इनग्वाइनल हर्निया के बाद में ज्यादातर यूरिनरी रिटेंशन होता है, इसलिए ए, बी और सी गलत आंसर है, डी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इमेज एंड दिस इज द इमेज, व्हाट इट इज। पहचाने आपको, ये क्या है। टी ट्यूब ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका पूरा नाम है केहर्स टी ट्यूब। क्या नाम है, केहर्स टी ट्यूब। केहर्स टी ट्यूब जो है उसको यूज किया जाता है, टी ट्यूब को जनरल सर्जरी के बाद में और ज्यादातर गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद में पोस्ट ऑपरेटिवली इसको यूज किया जाता है गैस्ट्रिक सर्जरी के अंदर।
ज्यादातर कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी जो होती है उसका जब हम सर्जरी करते हैं, है ना, बाइल डक्ट जो है उसकी सर्जरी जब होती है कुछ मरीजों में जिनमें कोलीलिथियासिस टाइप की प्रॉब्लम रहती है, तो कोलिडोकोटोमी नाम की एक सर्जरी होती है। उसमें कॉमन बाइल डक्ट को एक्सप्लोरेशन के लिए हम वहाँ पे ये टी ट्यूब डालते हैं और ये ड्रेनेज पर्पज से बाइल को जो है वो एक्सटर्नली ड्रेन करती है, एक्सटर्नल ड्रेन करती है बाइल को एक कंट्रोल रूट के द्वारा, और हीलिंग के प्रोसेस में कहीं जो है प्रॉब्लम नहीं करती है और मरीज की हीलिंग बढ़िया हो पाए। तो ये एक ड्रेनिंग ट्यूब है जो बाइल को ड्रेन करती है। यहाँ आप देख सकते हो ये टी ट्यूब लगी हुई है और ये कॉमन बाइल डक्ट में लगी हुई है और यहाँ से एक पाइप ये बाहर की तरफ है और ये बाइल को ड्रेन कर लेता है ताकि सर्जिकल साइट जो होती है उसकी हीलिंग जो है वो अच्छे से हो पाए। इसको बोलते हैं केहर्स टी ट्यूब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो हमने आज डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा एक काम जरूर करें, इस वीडियो और इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज ही उठाएं। इस प्रोसेस को, इस काम को करके आप जो है कई सारे लोगों की किसी एक जगह पे बैठ के मदद कर सकते हैं और उनके चेहरे पर नौकरी वाली मुस्कान लाने में अपना एक इम्पोर्टेंट हाथ जो है वो आजमा सकते हैं। तो करके देखिएगा, अच्छा लगता है। धन्यवाद।